Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 11 of the BNS, and this chapter talks about public tranquility, offenses against public tranquility. Public tranquility क्या होती है कि लोक प्रशांति को भंग करने के लिए जो अपराध किए जाते हैं, वो यहाँ पर इस अध्याय 11 में बताए गए हैं। क्या होती है लोक प्रशांति कि जब कोई भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस पर कोई दंगा करते हैं, तो यहाँ डिफाइन किया है उसको अनलॉफुल असेंबली के तौर पर। तो सेक्शन 189 जो है वो बताता है कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। अनलॉफुल असेंबली पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर की कंप्लीट एक बार फ्रेमवर्क समझ लेना जरूरी है। सेक्शन 189 टू सेक्शन 197 बीएनएस में ये आपका चैप्टर दिया गया है और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं चैप्टर 11 ऑफ द BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 11 से इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली सेक्शन 148 से, क्योंकि वहाँ भी अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 189 कहते हैं कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव क्या है। एन असेंबली, ऐसा कोई जमाव ऑफ 5 or more persons. So most essential element of this section is 5 or more persons. 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा जमाव किया जाना। If the common object of that assembly, उस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, उसका समान उद्देश्य क्या है उस असेंबली का, वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि उस असेंबली का क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। First essential element, 5 and more than 5 persons assembled for the common object. And what is the common object? First one is to overweigh of criminal force or show of criminal force. क्रिमिनल फोर्स शो करने के लिए ऑलरेडी हम क्रिमिनल फोर्स को पढ़ चुके हैं सेक्शन 129 ऑफ द बीएनएस के सेक्शन 129 में हम क्रिमिनल फोर्स को पढ़ चुके हैं। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है कि किसी भी पर्सन पर फिजिकली या फिर किसी थिंग के थ्रू आप किसी पर उस पर फोर्स लगाते हो, तो उस जो भी जिस वस्तु पर आपने फोर्स लगाया उस पर क्या हो, उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो, उसका मूवमेंट हो। तो अगर आपने वो जो पर्पस दिए हैं सेक्शन 129, उस पर्पस से अगर किसी पर क्रिमिनल फोर्स यूज किया है तो उसे हम क्रिमिनल फोर्स कहेंगे। तो फर्स्ट शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स कि आप किसी पर क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पर या स्टेट गवर्नमेंट पर, या तो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को आप क्या दिखा रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। पार्लियामेंट पर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर पर, या तो आप संसद पर कर रहे हैं या फिर जो राज्यों की विधानमंडल होती है उन पर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्वेंट, या फिर आप पब्लिक सर्वेंट को क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हैं, उसको क्रिमिनल फोर्स दिखाकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ताकि वो अपनी लॉफुल जो उसकी ड्यूटी है उसको न करे या फिर अपनी लॉफुल पावर को यूज ना करे। तो ये जो लिस्ट दी है इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आप क्रिमिनल फोर्स दिखाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को या पब्लिक सर्वेंट को क्या कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तो वो इसमें इंक्लूड होगा अनलॉफुल असेंबली में। सेकंड बी कहता है टू रेसिस्ट एनी लॉ और लीगल प्रोसेस। क्या रेसिस्ट कर रहे हैं, क्या रोक रहे हैं आप कि कोई भी एक जो लीगल प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने से आप बाधा पहुंचा रहे हैं, तो वो भी इसमें आएगा अनलॉफुल असेंबली के ऑब्जेक्ट में। थर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो है टू कमिट एनी मिसचीफ, कोई भी मिसचीफ कमिट करना या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करना, और या फिर कोई भी ऐसा ही ऑफेंस जो मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास की तरह है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट के साथ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को एक्सरसाइज करते हुए इस उद्देश्य से आप क्या कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, क्षति कारित कर रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी के भी घर में आप एंट्री ले रहे हैं विदाउट परमिशन, या फिर आप किसी भी जमीन पर क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, अपराध करने के पर्पस से ट्रेसपास कर रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा, वो इसके उद्देश्य में आएगा। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट दिया है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स,
टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को आप क्या शो कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हैं, आपराधिक बल दिखा रहे हैं, टू टेक पोजेशन, या तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन ले रहे हैं, या उसे डिप्रीव कर रहे हैं, उस पर्सन को बेकब्जा कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टी से, या उसके जो रास्ता यूज कर रहा है, जो व्यक्ति किसी रास्ते पर जा रहा है उसको यूज कर रहा है और पब्लिक वे है उसको आप क्या कर रहे हैं, उसे आप रोक रहे हैं जाने से, डिप्रीव कर रहे हैं, तो वो भी क्या आएगा यहाँ, उसका उद्देश्य आएगा अनलॉफुल असेंबली का। नेक्स्ट कि डिप्रीव कर रहे हैं एनी पर्सन राइट टू यूज वाटर, उसको पानी यूज करने से रोक रहे हैं। जैसे गांव में एक ही कुआं है और वहां पर सभी पानी भरते हैं, और वहां अगर आपने किसी को रोका है क्योंकि वो पब्लिक उसके लिए है, पब्लिक के लिए है, सभी उसको यूज कर सकते हैं, तो यदि आपने वहां पर रोका है तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर ऐसा करते हैं तो। नेक्स्ट, अदर इनकॉर्पोरियल राइट इन पोजेशन और एंजॉयमेंट, या फिर कोई दूसरा आपका राइट है, आपके पजेस यानी कब्जे में रखने का राइट है प्रॉपर्टी को, या फिर एंजॉयमेंट का राइट है, उसे आप क्या कर रहे हैं, उसे आप उस राइट को भी अगर किसी का डिप्रीव करते हैं, या फिर नेक्स्ट जो है टू एनफोर्स एनी राइट, कोई भी अदर जो राइट है, कोई भी राइट उसका है ऐसा ही सिमिलर राइट, तो वो इसमें इसके ऑब्जेक्ट में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट ई कहता है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल, आप कंपेल कर रहे हैं एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। इट मीन्स आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को या किसी पर यहाँ पर दिया है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स इसका असेंशियल एलिमेंट है, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स कि आप उसको आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा उसे क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या फिर उसको ये सब काम करने से रेसिस्ट कर रहे हैं, फोर्स टू कंपेल, या फिर उसको कंपेल कर रहे हैं कि वो पर्सन ऐसा काम करे जो लीगली वो करने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर जो व्यक्ति लीगली कोई काम करने को बाध्य है और आप उसे ओमिट करवा रहे हैं कि आप ये काम न करें, आप ये ड्यूटी न करें, तो वो भी इसके उद्देश्य में, इसके ऑब्जेक्ट में इंक्लूड होगा। तो ये जो उद्देश्य दिए हैं, 5 जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं ए बी सी डी ई, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सेक्शन 189 जो है वो अट्रैक्ट करेगा अनलॉफुल असेंबली के लिए। अगर इनके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसमें सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली अप्लाई नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, एक्सप्लेन किया है, व्हेन असेंबल्ड नो अनलॉफुल असेंबली, जब वो असेंबल हुए थे, कोई भी व्यक्ति मान लो मंदिर में असेंबल होते हैं पाठ पूजा करने के लिए, तो इसे हम अनलॉफुल असेंबली नहीं कहेंगे। बट यदि वही व्यक्ति, उनका जो उद्देश्य है समान उद्देश्य के साथ, वो किसी और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन पर पत्थर फेंकते हैं या कुछ और उनको रेसिस्ट करते हैं पाठ पूजा करने से, या कुछ और उनको वहां पर उस पब्लिक प्लेस को यूज करने से, एंट्री करने से, तो इस तरीके से अगर किया है तो वो क्या इसमें इंक्लूड होगा। मे सब्सिक्वेंटली एन अनलॉफुल असेंबली, असेंबल हुए थे उस समय वो अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, बट सब्सिक्वेंटली भी अनलॉफुल असेंबली बन सकती है। कि जब असेंबल हुए तब पीसफुली असेंबल हुए थे, बट बाद में क्या हो गए, दंगे हो गए, बाद में ये जो ये दिए हैं 5 एक्ट्स हैं, इनमें से कोई एक्ट हो गया तो वो अनलॉफुल असेंबली में आ जाएगा। अब इसमें मेनली कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन जो आपके कौन से सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में ऑलरेडी हम कॉमन इंटेंशन को पढ़ चुके हैं। पुराने आईपीसी में सेक्शन 34 और सेक्शन 149 को हम कंपेयर करते थे, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंस करते थे, और मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला डिफरेंस यही है, कॉमन इंटेंशन में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, बट कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या है कि मीटिंग ऑफ माइंड, कि कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड जो है वो हो जाता है दोनों व्यक्तियों का पहले ही, वो ऑफेंस करने से पहले, बट यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली में कॉमन ऑब्जेक्ट में मीटिंग ऑफ माइंड पहले ही नहीं होना आवश्यक नहीं है, बाद में भी उनका क्या हो सकता है, उनका ऑब्जेक्ट हो सकता है। हो सकता है 4-5 से ज़्यादा व्यक्तियों ने पहले अपने कॉमन ऑब्जेक्ट में कुछ कर रहे हो और फिर उसमें शामिल हो गया हो उसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई और व्यक्ति,
उसका मीटिंग ऑफ माइंड उनके साथ नहीं हुआ था, उन 5 व्यक्तियों के साथ, बट बाद में फिर वो क्या हो गया, वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो गया, तो उसको हम कॉमन ऑब्जेक्ट के तौर पर और अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के तौर पर उसे पनिश कर सकते हैं। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट बारेंद्र कुमार घोष का केस लो है, उससे हम इसको देख सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या होती है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट जो है, इसमें पनिशमेंट दिया है, पनिशमेंट कितना हो सकता है कि पनिशमेंट मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, कि कितना उसमें पनिशमेंट हो सकता है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो ज्वाइन करता है या कंटिन्यू रहता है उस असेंबली में अप टू 6 मंथ्स और विद फाइन और बोथ, कितना पनिशमेंट है, 6 महीने तक की उसको सजा है या फिर फाइन या दोनों। तो अनलॉफुल असेंबली में यदि आप वहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं, जब 5 से ज़्यादा लोग व्यक्ति जो हैं वो अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और आप वहाँ चले गए हैं, तो केवल मियर प्रेजेंस आपकी उसमें ये नहीं है कि आपकी इंटेंशन यही है कि आपने भी वो काम करने के लिए इकट्ठा हुए, बट अगर आप वहाँ से नहीं हटे, आपको नॉलेज हो गई कि हाँ ये अनलॉफुल असेंबली है और फिर उसके बावजूद भी आप वहाँ से नहीं हटे, तो फिर आप उसके मेंबर कहलाएंगे और आप भी पनिशेबल होंगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, ऑर्डर ऑफ डिस्पर्स नॉट डिस्पर्स्ड अप टू 2 years फाइन बोथ, कि अगर अनलॉफुल असेंबली को ऑर्डर दे दिया है डिस्पर्स होने के लिए कि आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ से इधर उधर तीतर बितर हो जाएं या आप बिखर जाएं, अनलॉफुल असेंबली बिखर जाए, उसके बावजूद भी लीगल ऑर्डर आ गया है, उसके बावजूद भी आप डिस्पर्स नहीं हुए हैं, तो आपको पनिशमेंट ज़्यादा है, 2 साल की सज़ा है या फिर फाइन या फिर दोनों। सबसेक्शन 4 में आर्म्ड विद डेडली वेपन, कि अगर आप जो अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं उसको डेडली वेपन, ऐसे हथियार लेकर इकट्ठा हो रहे हैं जिससे किसी की हत्या भी हो सकती है, ऐसा कोई हथियार है जिससे कोई अपराध हो सकता है और ऐसा अपराध हो सकता है विच कैन कॉज डेथ, डेथ तक भी कॉज कर सकता है। तो अगर ऐसा हथियार लेकर आप इकट्ठा हो रहे हैं, अनलॉफुल असेंबल हो रहे हैं, तो अप टू 2 years की पनिशमेंट है एंड फाइन और बोथ, 2 साल की सजा है या फिर फाइन या दोनों। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कहता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस आफ्टर ऑर्डर ऑफ डिस्पर्स, कि आपको डिस्पर्सल का ऑर्डर दिया, उसके बावजूद भी आपने क्या नहीं किया, वहां से आप नहीं हटे हो। यहाँ पर डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि पब्लिक पीस जो है उसको अगर आपने क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, तो ये सबसेक्शन 5 लगेगा। अब सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 में ये एक डिफरेंस है, यहाँ भी डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया है, यहाँ भी डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया है, बट ये जो डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया है ये यहाँ पर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब अगर किया है और वहाँ पर आपने अनलॉफुल असेंबली की है, तो फिर यहाँ सबसेक्शन 5 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पब्लिक पीस की बात नहीं की गई है, बट सबसेक्शन 5 में पब्लिक पीस की बात की गई है। नेक्स्ट सजा कितनी है, अप टू 6 मंथ्स और फाइन और बोथ, 6 महीने की सजा है, फाइन है या फिर दोनों। नेक्स्ट सबसेक्शन 6 कहता है हायर, एंगेज या एम्प्लॉय या फिर प्रमोट कर रहे हैं आप किसी भी मेंबर को, अनलॉफुल असेंबली से जो जुड़ा हुआ है उसे आप हायर कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, पर्सन्स को एंगेज कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली करने के पर्पज से, ऑब्जेक्ट से, शेल बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो ये माना जाएगा जिस व्यक्ति ने हायर किया है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया, जिस व्यक्ति ने प्रमोट किया है अनलॉफुल असेंबली को क्या करने के लिए, ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो सके, इकट्ठा किया है वहां पर, हायर किया है, तो वो क्या है, वो पर्सन वहां पर मेंबर कहलाएगा अनलॉफुल असेंबली का। और ऐसा माना जाएगा यदि वो जो मेंबर इकट्ठे किए हैं और उन्होंने अनलॉफुल असेंबली कर दी, कोई भी अपराध कर दिया इनमें से, तो क्या होगा, तो उस पर्सन को जिसने हायर किया है उसे वही पनिशमेंट मिलेगा जो अनलॉफुल असेंबली ने अपराध किया है, उसी अपराध के लिए उस पर्सन को भी पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 7, ये कहता है कि हार्बर कर रहा है कोई, रिसीव कर रहा है या फिर असेंबल हो रहा है इन एनी प्रेमाइसिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि कोई व्यक्ति अपने जो प्रेमाइसिस हैं, जो उसके ऑक्यूपेंट है वो उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है या फिर उसके चार्ज में है वो प्रेमाइसिस, और उन पर्सन्स को हार्बर छुपा रहा है, अनलॉफुल असेंबल जो पर्सन है जो अपराध करते हैं उन्हें क्या दे रहा है, उन्हें संशय दे रहा है, उन्हें वहां पर रख रहा है अपने ही उसमें प्रेमाइसिस में, या फिर असेंबल कर रहा है या उन्हें वहां पर इकट्ठा कर रहा है, तो क्या होगा, ये सबसेक्शन 7 में पनिशेबल होगा, 6 मंथ्स की सजा है, फाइन है या फिर दोनों है। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 8,
वो कहते हैं whoever engaged or hired or offers attempts to be hired, कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है या फिर हायर्ड हो रहा है, एंगेज हो रहा है, हायर हो रहा है, या फिर वो ऑफर कर रहा है खुद शामिल होने के लिए, अटेम्प्ट टू बी हायर्ड, ताकि उसे शामिल कर लिया जाए, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, वो भी यहाँ पर पनिशेबल होगा। 6 मंथ्स की सजा और फाइन और बोथ। नेक्स्ट सबसेक्शन 9, आर्म्ड विद डेडली वेपन, जब ऐसा व्यक्ति जो खुद हायर हो रहा है, खुद ही अपने आप को शामिल करना चाह रहा है, खुद ही एंगेज होना चाह रहा है अनलॉफुल असेंबली में, और डेडली वेपन लेकर ऐसा वो कर रहा है, अगर वो ऐसे हथियार लेकर जिससे हत्या हो सकती है, तो अगर ऐसा कोई हथियार लेकर शामिल हो रहा है तो उसके लिए सजा ज़्यादा है, 2 years और फाइन और बोथ। तो यहाँ पर सेक्शन 189 में जो सब सेक्शंस दिए हैं वो सेक्शन 1 टू सेक्शन 9 तक सब सेक्शंस दिए गए हैं। पहले जो ये सेक्शन 141 में आईपीसी में इसको डिफाइन किया था 141 में, और जो बाकी के सेक्शन थे 142 मेंबर उसका, 144 में फिर डेडली वेपन, नेक्स्ट राइटिंग, और वो सब सेक्शंस अलग अलग सेक्शंस में इसको डिफाइन किया था और इसको पनिशेबल बनाया गया था। बट अब यहाँ पर इसको सिस्टमैटिक वे में केवल एक ही सेक्शन में, सेक्शन 189 में इन सब सेक्शंस बनाकर इन ऑफेंसेस को रख दिया है बीएनएस में। तो बीएनएस में इजी कर दिया इन्होंने वर्क को, क्योंकि पहले सेक्शंस ज़्यादा थे तो याद ज़्यादा करने पड़ते थे, बट अब एक ही सेक्शन है, सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली के लिए। चाहे आप डेडली वेपन लेकर अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो, चाहे आप पब्लिक पीस को उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहे आप डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया है फिर आप वहाँ से नहीं हट रहे हैं, तो ये सारा पनिशमेंट भी यहाँ पर इसी सेक्शन में ही दे दिया है। पहले पनिशमेंट डेफिनेशन के लिए अलग सेक्शन होता था और पनिशमेंट के लिए अलग अलग सेक्शन होता था, बट अब यहाँ पर पनिशमेंट का सेक्शन भी सेक्शन 189 दे दिया सब सेक्शंस में इसको करके। तो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब सेक्शन उठाकर चाहे तो प्री में या फिर मेंस में क्वेश्चन। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 189, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए भी और आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी। आप इसको रिटन में इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके एलएलबी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके सारे सब सेक्शंस जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो भी रेडी कर लेने, तैयार कर लेने हैं। इसके जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली क्या है, इसमें चाहे आपका प्राइवेट प्लेस हो चाहे आपका पब्लिक प्लेस हो, तो उसमें आपकी क्या हो सकती है, अनलॉफुल असेंबली हो सकती है। ये उद्देश्य होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी पर्पस जो ऑब्जेक्ट जो है वो गायब है तो फिर सेक्शन 189 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। आई होप स्टूडेंट्स ये जो सारे सब सेक्शंस हैं ये आपको समझ में आए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, जो बचे हुए सेक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।